जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट एलएलबी पार्ट 3। और पहला सब्जेक्ट हमारा जो है वो ख़त्म हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ। सेकंड सब्जेक्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो स्टार्ट किया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मैंने बताया था तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, देन केस लॉज हैं, और देन आपका पूरा का पूरा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं उसकी, और देन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आएंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने नोट करवा दिए थे। आज में से पहला क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसके हवाले से वो है 1935 का जो एक्ट था उसके हवाले से। राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। अच्छा, इसको इंडियन एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे थे बरे सगीर में, तो उस टाइम पे आपको पता है कि पहले तो चीज़ें ये थी कि हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों गोरे की जो है वो गुलामी कर रहे थे, अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, ब्रिटेन्स की गुलामी जो है वो कर रहे थे। लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम हिंदुओं में भी ऐसे लीडर्स जो है वो उठ के सामने आए, और मुस्लिम्स में भी ऐसे लीडर्स जो है उठ के सामने आए जिन्होंने कहा जी नहीं, कब तक हम ये मज़ीद गुलामी जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो एफर्ट्स थी वो इसलिए शुरू नहीं की गई थी कि जो है वो हिंदुओं को कोई अलग वतन चाहिए और मुसलमानों को कोई अलग वतन चाहिए। पहले हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलके जो एफर्ट, जिस चीज़ के लिए एफर्ट पुट अप करना शुरू की थी, दैट वाज सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस मतलब कि हम इस बड़े सगीर को, जहाँ पे मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं, इस खिते को हम खुद से गवर्न करना चाहते हैं, ना कि गोरा इसको गवर्न करे। यानी अब तक मसला ये नहीं था कि हमें अलग वतन चाहिए, अभी तक मसला सोच यहाँ तक थी कि सेल्फ गवर्नेंस, खुद से हम इसको गवर्न कर सके, अपनी मर्जी से हुकूमत कर सके। उसमें टाइम टू टाइम स्ट्रगल जो है वो होती गई। 1916 को मैं एक ऐसा इवेंट समझता हूँ। 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है, मिसाके लखनऊ के नाम से जिसको आप जानते हैं, तो वो पैक्ट ऐसा था, वो मुआहिदा ऐसा था जहाँ से ये 1935 का जो एक्ट था, इसकी बेसिक बुनियाद मैं कहता हूँ कि रखी गई। वो ये था कि मुसलमानों की जो हमायती जमात थी मुस्लिम लीग, वो उसके नुमाइंदे, और हिंदुओं की जो हमायती जमात थी कांग्रेस, उसके नुमाइंदे। दोनों जो जमातें थीं वो पहली दफ़ा हिस्ट्री में किसी पॉइंट पे, झंडे पे इकट्ठी हुई। कुछ चीज़ें मुसलमानों ने सेक्रीफाइस करके हिंदुओं की मान ली, कुछ हिंदुओं ने सेक्रीफाइस करके मुसलमानों की मान ली। कर करा के 1990 के मिनटों मार ले रिफॉर्म्स हैं, अगर आप पाक स्टडी पढ़ के आए हैं तो। उसके बाद कायदे आज़म के 14 नुकात हैं, 28 की और 29 का जो है वो नेहरू की रिपोर्ट है। और देन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, 31, 32, 33 की आई गेस, या साल का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वो देख लीजिएगा। ये लखनऊ पैक्ट से लेके और 1933 या 4 तक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, उन सब के नतीजे में फिर आखिरकार गोरा जो है इस चीज़ पे आ गया कि चलें इंडियंस को एक एक्ट देते हैं जिसके तहत वो खुद से उसको गवर्न करें, ठीक है। तो वो एक्ट जो है वो 1935 में जो है वो पास हुआ, और इन्फोर्स उसको 1937 में किया गया। यही वो एक्ट था 1935 का जिसके बाद जो है इलेक्शंस हुए थे 1937 के, और जिसमें कांग्रेस जो है वो विन कर गई थी। और 1937 से 1939 तक जो है वो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी, उन्होंने बहुत सारा एट्रोसिटीज जो है मुसलमानों पे की थी। ये वो सारे इवेंट्स हैं। अब 1935 का जो इंडियन एक्ट था, ये अगर दूसरे पर कंटेक्स्ट से देखें तो हमें क्या चाहिए था? आज़ादी। तो जब आज़ादी चाहिए थी इसके बाद, तो 1947 में आज़ादी मिल गई। तो आज़ादी मिलने के बाद होना तो ऐसे चाहिए था कि 14 अगस्त 1947 के पीछे की कोई एक भी चीज़ हम अपने साथ कैरी ना करते, क्योंकि हमें उस सिस्टम से आज़ादी चाहिए थी, हमें वो सिस्टम पसंद ही नहीं था। तो असल में ऐसा नहीं हुआ। असल में क्या हुआ कि 14 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए, तो हमारे पास आगे चलने के लिए थी कोई चीज़ नहीं। मुल्क को चलाने के लिए कोई आइन नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई ज़ाब्ता नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की बॉडी नहीं थी। तो फिर मजबूरन क्या करना पड़ा कि वही 1935 का एक्ट, जो कि
इंडिया में रहते हुए आया था, उसी चीज़ को हमने इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अडॉप्ट कर लिया, के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया। अब ये वो एक्ट है, इसलिए पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है कि जब पाकिस्तान बना था तो सबसे पहले जिस चीज़ को हमने आइन के तौर पे अडॉप्ट किया था वो 1935 का एक्ट था। तो इसको आज जो है वो पढ़ते हैं और इसके फीचर्स वगैरह देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, द डेलिब्रेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लेड टू द क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ 1935। बताया ना कि वो जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसकी वजह से ये इंडियन 1935 का एक्ट फाइनली बना था। This act, which came into force on 1st of April 1937, 1st of April 1937 को जो है ये फोर्स में आया था, was one of the longest British acts ever passed। ये ब्रिटिश का सबसे लेंथी पास करदा जो है वो एक्ट था। 321 इसके सेक्शंस थे एंड 10 शेड्यूल्स और 10 इसके शेड्यूल थे। इट वाज अ कंप्रीहेंसिव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बट डिड नॉट इंक्लूड अ प्रियम्बल। ये सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन था इंडियंस के लिए, लेकिन इसमें कोई प्रियम्बल वगैरह नहीं था। आफ्टर द फेलियर ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द पॉलिटिकल पार्टीज हैड मिक्स्ड रिएक्शंस टू द एक्ट। जब थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कामयाब नहीं हुई तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम के, उनके एक्ट से रिलेटेड जो रिएक्शंस थे वो बड़े मिक्स से, कोई खुश था, कोई नाराज था, कोई बीच की ओपिनियन रखता था। Many considered it disappointing, बहुत सी पार्टीज ने इसको disappointing समझा, and the British government tasked a joint select committee with drafting the new law। तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक कमेटी बनाई और उसको टास्क दिया कि आप एक नया लॉ जो है वो ड्राफ्ट करें, क्योंकि इस पे बहुत सारे रेजर्वेशंस हैं। द बिल वाज डिबेटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स फॉर 43 days। दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में 43 दिन तक जो है इस बिल पे बहस होती रही और हाउस ऑफ लॉर्ड में 13 दिन तक जो है इस पे बहस होती रही और फाइनली ये जो इंडियन एक्ट ऑफ 1935 है ये जुलाई के अंदर जो है वो इनेक्ट कर दिया गया, पास कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मीनिंग ऑफ एक्ट हमने लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने रिमूव करना है हेडिंग में से, हम आपको नोट्स में से रिमूव करके भेजेंगे। यहाँ पे मीनिंग आएगा एक्ट का, कि एक्ट से क्या मुराद होता है, एक्ट का मतलब क्या है, क्योंकि हम इंडियन एक्ट 1935 पढ़ रहे हैं तो पहले पता होना चाहिए व्हाट इज एक्ट, एक्ट है क्या। तो यहाँ पे आना है मीनिंग ऑफ एक्ट। तो कहते हैं एन एक्ट इज अ लॉ दैट हैज गॉन थ्रू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, बीन अप्रूव्ड एंड रिसीव्ड ऑफिशियल रिकॉग्निशन, मेकिंग इट एनफोर्सेबल। अच्छा, ये एक बिल होता है जिसको जो है वो पेश किया जाता है किसी भी हाउस में, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, अगर पाकिस्तान की बात करें तो, और अगर यूके की बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। वहाँ पे ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, फिर अप्रूव होता है और ऑफिशियल रिकॉग्निशन इसको मिल जाती है और उसकी वजह से ये इन्फोर्सेबल हो जाता है कंट्री में। तो दैट इज नाउन एज एक्ट। ठीक है, इसको हम एक्ट के तौर पे जानते हैं। इसकी मिसालें हैं, ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1998 का यूके का, ये आपने स्टैचूट्स की मिसाल पढ़ते हुए सोर्सेज में उस लेवल पे पढ़ा था, वो एग्जांपल है। सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 है यूएस का, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी एक एक्ट था, पास हुआ, पेश हुआ, पास हुआ और देन जो है वो आइन बन गया। अच्छा जी, देन आ जाए डेफिनेशन ऑफ एक्ट पे। यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है लेकिन इसको हमने एक्ट लिखना है, नोट्स में करेक्शन कर देंगे। जॉन ऑस्टन की एक डेफिनेशन है अबाउट एक्ट। जॉन ऑस्टन कहता है एन एक्ट इज अ रूल मेड बाय गवर्नमेंट, यानी एक रूल है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है, एंड इफ पीपल डोंट फॉलो इट दे कैन बी पनिश्ड, और अगर लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं तो उनको पनिश किया जा सकता है, मतलब लॉ ही है। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया इंडियन एक्ट का, बेसिक मीनिंग हो गया कि एक्ट से क्या मुराद है, बेसिक डेफिनेशन होगी कि एक्ट की डेफिनेशन क्या है। फर्दरमोर वी हैव टाइप्स ऑफ एक्ट, के एक्ट्स की टाइप क्या क्या है। ये सारा आप लिखना चाहेंगे तो लिख दें, नहीं भी लिखना चाहेंगे तो ज़रूरी नहीं है। मैंने सिर्फ एक अच्छी नॉलेज गेनिंग के लिए जो है वो ऐड किया है, अदरवाइज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। तो एक्ट की अगर टाइप्स देखें तो पब्लिक एक्ट है, प्राइवेट एक्ट है, विद एग्जांपल्स है, आसान सी, वो आपको समझ आ रही है। मेन क्वेश्चन पे जाते हैं। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ इंडियन एक्ट, कि इंडियन एक्ट 1935 जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड इसके पीछे क्या था।
इन मार्च 1933 द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते थे वाइट पेपर, आउटलाइनिंग टू प्रपोजल्स। उस वाइट पेपर में दो तरह के प्रपोजल्स दिए गए। अ डियार्की सिस्टम एट द सेंटर, के सेंटर में एक डियार्की सिस्टम होगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, और जो प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, वहां पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो हम एस्टैब्लिश कर देते हैं। ये जो है वो जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रपोजल्स जो है वो दिए। हुआ क्या, द वाइट पेपर वाज एग्जामिन्ड बाय द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्टेड कमेटी थी उन्होंने उस वाइट पेपर को एग्जामिन किया, विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1934। दिसंबर 1934 में उसने अपनी जॉइंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी इसमें सबमिट कर दी। सब्सिक्वेंटली अ जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड कंसल्टेशन एंड सक्सेसफुली फ्रेम्ड द बिल। तो लेटर ऑन उन्होंने सक्सेसफुली एक बिल जो है वो प्रिपेयर कर लिया और जिसकी बेस पे इंडियन एक्ट ऑफ 1935 जो है वो सामने हमारे आया। दिस बिल वाज लेटर इनेक्टेड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो ये इसका हल्का सा बैकग्राउंड था। अगर इंपॉर्टेंस देखें कि 1935 का जो एक्ट था, इंडियन एक्ट था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से ये अहमियत का हामिल है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने शुरू ही यहाँ से किया था, इंडियन एक्ट ऑफ 1935 से, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे अपना आइन ही नहीं था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इट वाज अडॉप्टेड एज पाकिस्तान इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसका जो सेक्शन 8 था उसके थ्रू हमने इंडियन एक्ट ऑफ 1935 को अपने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जो है वो अडॉप्ट किया कि जब तक हम अपना मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक हम इंडियन एक्ट ऑफ 1935 को एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो करेंगे और इसके तहत जो है अपने मामला चलाएंगे। This act also served as a significant foundation and reference for Pakistan's constitutional development। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट, यानी ये जो गवर्नमेंट इंडियन एक्ट बना था 1935 का, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अचीव क्या करना था इससे। नंबर 1 था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन, एक फेडरेशन जो है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, के जो सूबे हैं उनको कुछ पावर्स दे दी जाए। और देन सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, टू फॉर्मली सेपरेट बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स थे मेनली। अब आ जाए इसकी साइलेंट फीचर्स की तरफ के जो इंडियन एक्ट था 1935 का, इसकी खसूसियात क्या क्या थी, इसके साइलेंट फीचर्स कौन कौन से। तो नंबर 1 पे है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इससे पहले सूबों को पावर हासिल नहीं होती थी, सारी की सारी पावर जो है गोरे के पास थी और वो सारे मामला खुद ही जो है वो चलाता था। ये फर्स्ट टाइम था कि वहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो सूबे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर किसके पास होगी, गोरे के पास होगी। लेकिन प्रोविंसेस के अंदर जो इलेक्शन जीत जाएगा, चाहे वो हिंदू पार्टी चाहे वो मुस्लिम्स, उनको जो है वो पावर दी जाएगी कि वो प्रोविंसेस को गवर्न कर सके। तो प्रोविंसेस वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लार्जली ट्रांसफर टू इंडियन मिनिस्टर्स, यानी इंडिया के जो मिनिस्टर्स थे उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो ट्रांसफर कर दी गई कि आप खुद पावर एक्सरसाइज करें, विद सम रेजर्वेशंस, कुछ रेजर्वेशंस लगा दी गई। 11 provinces were given provincial autonomy, allowing them independence in handling delegated subjects। तो 11 प्रोविंसेस ऐसे थे जिनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई कि जो आपको सब्जेक्ट्स डेलीगेट किए गए, यानी जिस जिस हद तक आपको पावर्स दी गई हैं ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से, उस हद तक आप अपने सूबों को खुद मैनेज कर सकते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट salient feature of Indian Act of 1935। नंबर 2 पे है ऑल इंडिया फेडरेशन। द एक्ट proposed the establishment of an all India federation consisting of 11 provinces, जिसमें 11 जो है प्रोविंसेस होंगे जिनको जो है गवर्नर प्रोविंसेस बोलेंगे, एंड 5 जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होंगे। ठीक है। नंबर 3 पे मेथड ऑफ असेशन। The act defined the method by which states could join the federation, यानी मेथड जो है वो बता दिया गया कि इस मेथड से डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो फेडरेशन को ज्वाइन कर सकती हैं, along with the legal consequences of such accession। नंबर 4 पे जो इसका साइलेंट फीचर था वो था अबोलिशमेंट ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी कि जहाँ पे एक ही तर्ज हुकूमत होता है,
एक ही तरह का, और वो पूरे जो कंटिनेंट है, पूरा जो मुल्क है, उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता। तो पहले क्या था कि ब्रिटिश सारा कंट्रोल करते थे। अब क्या हुआ कि सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट होगी, और प्रोविंसेस जो है वहाँ पे इंडियंस को जो है वो इख्तियार दे दिए गए। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो है वो एबॉलिशमेंट हो गई, खात्मा कर दिया गया, और उसको प्लेस कर दिया गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ, कि प्रोविंसेस होंगी और साथ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। The unitary system that had been in place since the regulating act was abolished. देन है पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, सेक्रेटरी स्टेट्स की पोजीशन क्या होगी वो डिफाइन की गई। पोजीशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर जो उस टाइम पे लगाए गए उनकी क्या पावर्स होंगी वो इसमें डिफाइन की गई, वो भी साइलेंट फीचर के तौर पे आएगा, वो देखना है आपने। ये वही गवर्नर है कि जब पाकिस्तान बना तो पहले गवर्नर, पहला ये नहीं आता कि पहले सदर कौन थे, आता है पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे, तो कायदे आजम है। तो ये गवर्नर जनरल उस टाइम पे ऐसे ही था जैसे सदर होता है आज का, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। देन सेफगार्ड और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स, गवर्नर जनरल यानी जो मुल्क के अंदर सबसे जैसे सदर की सीट पे होता है, और प्रोविंशियल गवर्नर्स यानी जो सूबे के गवर्नर होंगे, जैसे आज भी सूबे का गवर्नर होता है, हैड एक्सटेंसिव पावर्स, उनके पास पावर्स होती थी डिफरेंट तरह की, इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस एंड ऑर्डर, उन्होंने पीस एंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी टेक ओवर करना होता था। इसको रोकें जरा एक मिनट, पॉज करें। हाँ जी, तो इसमें उनके पास मतलब पावर्स थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी गवर्नर्स की, कि उन्होंने पीस को मेंटेन रखना है अपने प्रोविंस के अंदर, ऑर्डर को मेंटेन रखना है, माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, एंड प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड फर्म्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्ट के अंदर, इंडियन एक्ट के अंदर बताई गई। सो दिस वाज अनदर साइलेंट फीचर। देन है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो पहले भी बताया हुआ है कि एक तो 10 यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, एक होता है बाई कैमरल। यूनिकैमरल जिसमें एक हाउस होता है, सारे फैसले करता है, बाई कैमरल जिसमें दो हाउसेस होते हैं। द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज बाई कैमरल विद proportionate representation for the states. The representatives of the states were appointed, not elected. अच्छा, जो representatives होते थे states के, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम था इंडियन एक्ट के तहत कि जो प्रोविंसेस थे उनको भी इख्तियार दिया गया था, वरना जो है वो ब्रिटेन गवर्नमेंट सारा कंट्रोल करती थी। तो अब जो हिंदुओं की और मुसलमानों की जो एक विश थी वो ये थी कि हमें भी जो है लेजिस्लेशन में हिस्सा दिया जाए। तो इतने लोग हमारे भी रखे जाएं, मुस्लिम्स की इतनी तादाद होगी, हिंदुओं की इतनी होगी सेंट्रल लेजिस्लेशन में, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में। तो वो लोग जो है वो इलेक्टेड तो नहीं होते थे, लेकिन अपॉइंट किए जाते थे बाय सेंट्रल अथॉरिटी। तो लेकिन इनको इख्तियार कहीं ना कहीं मिला। देन है रिजिडिटी। तो ये जो एक्ट था, इंडियन एक्ट ऑफ 1935, ये रिजिड था इन नेचर, मतलब इसमें चेंजिंग करना कोई आसान बात नहीं थी। द एक्ट वाज रिजिड विद ओनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट होल्डिंग द पावर टू अमेंड इट, यानी जो हिंदू थे या मुस्लिम्स थे जिनके लिए ये एक्ट आया, वो इसको अमेंड नहीं कर सकते थे, वो इसको चेंज नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इसको जो है वो अमेंड कर सकती थी, उनके पास ही पावर थी इसको चेंज करने में। देन है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। द एक्ट एम्ड टू गिव द ईच प्रोविंस ग्रेटर ऑटोनॉमी, मेकिंग देम मिस्ट्रेसेस इन देयर ओन हाउसेस। ठीक है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की भी जो है वो इसमें बात की गई कि जो प्रोविंसेस हैं उनको भी जो है वो ऑटोनॉमी दी जाएगी, उनके पास भी जो है वो पावर होगी, वो भी जो है वो प्रोविंसेस को खुद से गवर्न कर सकेंगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद लेटर ऑन वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट अलग से कर दी गई कि ये वो पावर्स हैं जो कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, प्रोविंसेस इसमें जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। देन है कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट, देन प्रोविंशियल। कंकरेंट वो थे कि जिसमें प्रोविंशियल और फेडरल दोनों को, मतलब आधी पावर उनको आधी पावर उनको होगी। ठीक है, कंकरेंट जिसमें दोनों की पावर्स हैं, फेडरल जिसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स हैं, और प्रोविंशियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इख्तियार रखती होगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट है ये भी साइलेंट फीचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस। इसके तहत जो है वो रिजर्व बैंक, फेडरल रेलवे अथॉरिटी एटसेट्रा न्यू इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात की, ये भी साइलेंट फीचर में आता है। देन सेपरेट इलेक्टोरेट के मतलब अलग अलग जो है वो इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आया। ये डिफरेंट तरह के साइलेंट फीचर जो है वो इस एक्ट के थे।
ये मेरा ख्याल है कुछ हेडिंग्स रिपीट हो गई हैं। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स और हाँ ठीक है। देन हमारे पास आपने 12 से 15 जो है वो साइलेंट फीचर्स कर लेने, अदरवाइज ऊपर हमारे पास इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, वो सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंस और बैकग्राउंड क्या था, ये सारी चीज़ें मिला के क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी बन जाएगी। तो 10 से 12 साइलेंट फीचर्स ऐड करेंगे विल बी ओके। देन इसका कंक्लूजन है 1935 के एक्ट का। तो जब पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 1935 का एक्ट इज़ ऑफ मच इंपॉर्टेंस लिहाजा इसको आपने लाजमी तैयार करना है। अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ जो हुआ अब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एटलीस्ट वो ना करिएगा। तो डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन होता है, काइंडली इसको याद कर लीजिएगा, लिख के चेक करवा दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और मैं क्या ही कह सकता हूँ। फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हाफिज़, थैंक यू।